आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले वाशिंगटन डीसी से, जहां पर पाकिस्तान के वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने वाशिंगटन डीसी में बैठकर यह कहा है कि आफिया सिद्दीकी की 86 साला कैद की सजा दुरुस्त है, ड्यू प्रोसेस के बाद हुई है और हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। जी हां, आपके कानों को धोखा नहीं लग रहा। मैं आपको उनकी वीडियो भी सुनवाऊंगा। ये बेशर्मी और बगैरती की स्टेटमेंट जनाबे इसहाक डार साहब ने बकलम खुद वॉशिंगटन डीसी में अटलांटिक काउंसिल के एक इवेंट में बैठकर दी है। अटलांटिक काउंसिल के इस इवेंट में उनसे सवाल तो पूछा गया था पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की तबाही की गई है, रूल ऑफ लॉ की, ह्यूमन राइट्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और जाहिर है इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उस पर सवाल था कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, कब रिहा करेंगे अवाम को और इमरान खान को, कब जमहूरियत को वापस रिस्टोर करेंगे, कब ये आमरीत का निज़ाम वहां पर ख़त्म होगा। अब सवाल गंदम जवाब चना। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था इसहाक डार फ्राडिये के पास, और क्योंकि कोई जवाब था नहीं तो बेचारी मासूम कह लें, निहत्ती कह लें, कमज़ोर आफिया सिद्दीकी को बीच में ले आए। सवाल उसके बारे में नहीं था, सवाल इमरान खान और जमहूरियत और आम पाकिस्तानियों के बारे में था। क्योंकि जवाब ना बन पड़ा तो इसहाक डार ने कहा कि देखें, आप लोगों ने आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद दे रखी है। आपकी अदालतों में वो ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो जो है वो दुरुस्त है और हम उस पर एतराज़ करने वाले कोई नहीं होते। I think we should not politicize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. मतलब यह था कि हम उस पर सवाल नहीं करते, आप इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का सवाल ना करें। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब और उनकी पूरी टीम इमरान खान को जेल में अंदर रखने के लिए किसी भी चीज़ का सौदा करेंगे। वो भले किसी और मुल्क को तस्लीम करने की बात हो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को खतरे में डालने की बात हो, या इंडिया की लार्जर हेजमनी मानने की बात हो जो मानी गई पिछले 4-5 साल से। आपको याद होगा कि गार्डियन बताता रहा, बार बार बताता रहा कि हिंदुस्तान की रॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर लोगों को कत्ल कर रही है। ना सिर्फ ये, जब वहां पर उनके मुतल्लिका मिनिस्टर से ये सवाल पूछे गए तो राजनाथ सिंह और दूसरों ने कहा कि हाँ, हमने घुस के मारा है और आइंदा भी मारेंगे। और इस ऐलान के बाद मजीद लोगों को भी उन्होंने कत्ल किया। हमारे एक आईएसआई के रिटायर्ड ब्रिगेडियर तक को उन्होंने कत्ल किया, शहीद किया। लेकिन हमारी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, कंप्लायंस हो रही थी उस लार्जर एजेंडे की जिस पर हमने हाँ किया हुआ था, जिसके तहत रजीम चेंज हुई थी। आज एक और बिल्ला नहीं बल्कि कुत्ता जो है वो थैले से बाहर आया है। माजरत मेरे इन अल्फाज पे, लेकिन थोड़े सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मुहावरा तो नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बिल्ली थैले से बाहर आती है। आज ये जो नया बयान है ये कुत्ते की सूरत में थैले से बाहर आया है और इस बयान में ये कहा गया है कि आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा मिली है वो दुरुस्त मिली है। वजह सिर्फ ये थी कि इन्हें इमरान खान के साथ किए हुए जुल्म, पाकिस्तान की अवाम के साथ किए हुए जुल्म पर जवाब नहीं देना, उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी हो वो ये तैयार है। भले कौमी हजीमत हो, कौम की इज्तमाही जो शऊर है या गैरत है या इज्जत है उसका सौदा हो या कुछ भी हो, ये करने को तैयार है। पूरी दुनिया को पता है। आफिया सिद्दीकी के केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड मुख्तसर आपको बताता हूं कि उन्हें 86 साल की जेल की सज़ा 2010 में अमेरिका में हुई थी। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अफगानिस्तान में एक अमेरिकी सोल्जर के ऊपर हमला किया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी और फिर वहाँ फायरिंग हुई जिससे आफिया सिद्दीकी भी ज़ख्मी हुई। और रिकॉर्ड यह है कि गजनी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया था, ये अमेरिका का कहना है। लेकिन पाकिस्तान की एक अदालत में ये इंकशाफ हुआ था कि आईएसआई के अफसरान ने कराची से आफिया सिद्दीकी को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था। बहरहाल उस चीज़ का तो अभी फैसला होना बाकी है। आफिया सिद्दीकी इस वक्त फोर्ट वर्थ की जो जेल है टेक्सास अमेरिका में, वहाँ कैद है। 86 साल की कैद काट रही है। आफिया सिद्दीकी की बहन से
कल ही, जी हाँ, कल ही फॉर्म 47 के वजीर आजम की मुलाकात हुई, जिसमें एक बयान जारी किया गया। पढ़ के बताता हूं, मैं इसलिए पढ़ के बताना है कि इनकी खुली बगैरती का एहसास कीजिए। माजरत इन अल्फाज पर फिर, लेकिन इसको मैं बगैरती बेशर्मी ना कहूं तो और क्या कहूं। वहां मुलाकात में कहा जा रहा है कि एक दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन से मुलाकात की और इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। ये वहाँ से प्रेस रिलीज जारी की जा रही है कि हमें बड़ा अफसोस है, हम इसको गलत समझते हैं और हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे। अगले दिन डिप्टी वजीर आजम फॉर्म 47 का वाशिंगटन डीसी में बैठ के कहता है कि सजा बिल्कुल दुरुस्त हुई है। मकसद सिर्फ एक है कि हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप हमसे नहीं पूछेंगे। जो मुतालिया पाकिस्तान आपने और मैंने पढ़ा, उसमें हमें सारी जिंदगी ये पढ़ाया गया कि एक बेटी की आवाज़ पर मोहम्मद बिन कासिम, जी हाँ, एक बेटी की आवाज़ पर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर पर सिंध में हमला कर दिया और फिर फतह का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरे बर्रे सगीर में उसके बाद इस्लाम फैल गया। यही हमें तारीख पढ़ाई गई है, लेकिन अब हमें समझ नहीं है कि नाम तो इनके भी वैसे ही हैं, मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही हैं। कहते भी बहुत सारे लोग, कोई अपने आप को सिपा सलार कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो इनके आगे पीछे वाले हैं उनकी स्टेटमेंट्स देखिए कि क्या है। कि इसाक डार, जो जाहिर है हमारे फील्ड मार्शल साहब के हैंड पिक्ड हैं, उन्होंने ये जो सारी रजीम सजाकर हमारे सर पर बिठाई है, एक वो सब्दी चंगी माँ जो है वो, और उसके बाद ये और उनके चचा, ये तमाम लोग उनके हैंड पिक्ड हैं। और मोहसिन नकवी, इन तमाम लोगों की ज़ुबान देखिए, इनका अंदाज़ देखिए। यहाँ पर आफिया सिद्दीकी की बात करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। आप उसको बीच में क्यों लाए हैं? आप इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते, बस कहें कि हमने नहीं करना, या कोई और झूठ बोल दें। आपको कौन सा किसी ने पूछना है? ये वही इसाक डार हैं जो लिखकर पाकिस्तान की अदालतों में दे चुके हैं कि 14 से 15 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की थी नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए। जी हाँ, इकरारनामा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुके हैं। उसके बाद इनके अपने पैनामा पेपर्स के अंदर जो जायदाद निकली थी, वो इनके असासे जो थे वो इनके ज़राए से ज़्यादा थे। उसके बाद ये लंदन चले गए इलाज के बहाने और फिर कभी वापस नहीं आए। फिर तब वापस आए जब इन्हें जनरल बाजवा अपना जहाज़ बेचकर, अपना का मतलब उनके भी कोई दादाजी का नहीं था, पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ बेचकर इनको वापस पाकिस्तान लाए और उस वक्त से ये पाकिस्तान पर मुसल्लत है। तो ये इनके असल चेहरे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें हर चीज़ हर जगह पर करने वाली नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला सरेआम नहीं उठा सकते या कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आपको लगता है उसे पाकिस्तान के ताल्लुकात का या आपके ज़ाती जो निजी आपके रिलेशंस हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो आप इस तरह की बेहुदा बात तो ना करें। अब बात ही ना करें फिर आफिया सिद्दीकी की, टाल दें, कोई और बात कर लें। लेकिन ये वाली जो बेहूदगी आपने की है, बेशर्मी की है, इसकी समझ नहीं आती, लेकिन फिर आती भी है। ये एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। याद करें वो ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका आया था तो यहां आकर उसने कहा था कि इमरान खान इस्लामिस्ट है और हम लिबरल हैं। इमरान खान मजहबी इंतहा पसंद है और हम लिबरल हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये इमरान खान को, इमरान खान के बच्चों को, इमरान खान की साबिक बीवी को यहूदी एजेंट कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये इस्लाम के सबसे बड़े मुहक्किक कह लें या इन्हें दावेदार कह लें, वो बन जाते हैं। इमरान खान को वहाँ यहूदी एजेंट कहते हैं। अमेरिका में इमरान खान को सबसे सख्त मुसलमान कहते हैं। तो ये इसी तरीके से स्टेटमेंट्स बदलते हैं। इसाक डार की जो दुर्गत हार्ड टॉक के अंदर बनी थी वो आपको याद होगी। यहाँ भी अंग्रेज़ी में बातचीत हो रही थी। अंधों में काना राजा है, नलायकों के अंदर ये एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, अंग्रेज़ी हल्की फुल्की बोल लेता है, लेकिन उतनी की जितनी प्रेशर के बगैर हो। ज़रा सा सख्त सवाल पूछे, इवन यहाँ पर भी जब इस सवाल का जवाब दे रहे थे तो बगलें झांक रहे थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अगला जवाब क्या देना है। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये फील्ड मार्शल साहब खुद भी, उनका हाथ तंग है अंग्रेज़ी में, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इनको ऐसे फोरम्स के ऊपर भेजने का मकसद क्या है। इन्हें ऐसी जगहों पर भेजें जहाँ पर ये गूंगे रहें। इनको माजी की आतें पड़ी हुई हैं, जब ये मिले जुले इंटरव्यूज़ करते थे। अब इनको समझ नहीं कि सोशल मीडिया का ज़माना है जो इनकी लुंगी सरे बाजार उतार देता है, लेकिन ये ना तो खुद समझना चाहते हैं और ना ही इन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने लंदन से रखते हैं, जहां पर 4 दिन तक एक मुकदमा चलता रहा है। मुकदमा चलता रहा है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जो पाकिस्तान मिलिट्री के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, अब तो उनका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है, और उनके मद्दे मुकाबल थे आईएसआई के सेक्टर कमांडर राशिद नसीर। जी हाँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर रिजीम चेंज के अंदर वो इन्वॉल्व रहे। जनरल बाजवा ने उन्हें स्पेशली इंस्टॉल किया था। तमाम गंदे काम उनके हाथों करवाए गए थे। आदिल राजा ने अपने वीलॉग्स में कुछ स्टेटमेंट मेक की।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने उनके खिलाफ एक दावा किया लंदन में और ये कहा कि इससे बरतानिया के अंदर मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अपने मुकदमे के अंदर ये कहा कि असल में बरतानिया के अंदर मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ इंटेलिजेंस की नौकरी करना चाहता था। जी हाँ, राशिद नसीर जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के लाहौर के साबिक, उन्होंने लंदन की अदालत को बताया कि मैं वहाँ से रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आकर नौकरी करना चाहता था। आदिल राजा के इल्ज़ामात के बाद मेरी उस नौकरी वाली बात खटाई में चली गई, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सका, मेरा नुकसान हुआ है, इसलिए आदिल राजा मुझे 50,000 पाउंड हर्जाने में अदा करे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी और बेटे को मैंने लंदन में पढ़ाना था और लंदन में क्योंकि मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा, मैंने इसलिए सोचा कि मेरी बेटी और बेटे के लिए यहाँ हालात अच्छे नहीं होंगे, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें, मजबूरी ज़रा चेक कीजिए, मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ा। ये ऐसे ही है कि मजबूरन उन्हें मसलन मुझे बस पे सफ़र करना था, लेकिन मजबूरी में फिर मैंने बिज़नेस क्लास में एयरप्लेन के अंदर सफ़र किया। ये इस तरह की उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा फिर मजबूरी में मैंने अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। मजबूरी ज़रा चेक कीजिए कि लंदन में पढ़ाना था, आदिल राजा के वीलॉग्स की वजह से वहाँ मेरी शोहरत ख़राब की गई, मजबूरन बच्चों को मुझे अमेरिका भेजना पड़ा पढ़ने के लिए, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता आदिल राजा के वकीलों ने ये बताया या नहीं कि उनके वीलॉग्स जो है वो लंदन के किसी चौराहे में खड़े होकर वो नहीं कर रहे थे, यूट्यूब पे कर रहे थे। तो अगर शोहरत आपकी लंदन में ख़राब हुई है तो आपकी शोहरत अमेरिका में भी ख़राब हुई होगी, क्योंकि वैसे ही लोग अमेरिका में भी सुनते हैं। तो फिर आपने अमेरिका में बच्चे क्यों भेज दिए अगर लंदन में इसलिए नहीं भेजे कि वहाँ आपकी शोहरत ख़राब हुई है? मुझे नहीं पता ये जो आर्गूमेंट है ये अदालत के अंदर किया गया या नहीं किया गया। बहरहाल इसको मुख्तसर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। 4 दिन ये केस डिस्कस हुआ। अरशद शरीफ का केस भरपूर तरीके से इसमें डिस्कस हुआ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो मैं बता रहा हूं। खुफिया एजेंसियों का जो पाकिस्तान में किरदार है, जिस तरीके से लोगों को उठाती हैं, मारती हैं, ज़बरदस्ती बयान लेती हैं, स्पेशली आईएसआई का जो रोल है, उसके ऊपर भरपूर तरीके से अदालत के अंदर डिस्कशन हुई। लंदन में इस अदालत में 3 गवाह आदिल राजा की तरफ से पेश हुए, शाहीन सबाई, कर्नल अकबर और शहजाद अकबर। इन तीनों ने कुरान करीम के ऊपर हल्फ दिया कि ये जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शाहीन सबाई साहब रिपोर्ट करते हैं अदालत से कि जब यही ऑफर अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को की कि आप भी कुरान पर हल्फ दें कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कुरान करीम पर हल्फ नहीं लिया। ये यहाँ से आपको याद होगा पिछले दिनों 9 मई के जो मुकदमा थे उसमें एक इंस्पेक्टर मुनीर था और कुछ और लोग थे जिन्होंने इनकार कर दिया था कुरान करीम पर हल्फ लेने से। एक ने तो अहराम में कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता और कॉल बंद करके चला गया था। तो जैसे पाकिस्तान में 9 मई के प्रोपेगेंडा केसेस के अंदर लोगों ने कुरान करीम का हल्फ देने से इनकार किया, खुद ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने जो खुद से मुकदमा किया हुआ था उसमें कुरान करीम पर हल्फ देने से मुकम्मल इनकार कर दिया। फिर शाहीन सबाई साहब ने जज को बताया कि आप कमरे में ब्रिगेडियर साहब को ना देखें, कमरे में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, उसको देखें। तो जज साहब ने कहा कि किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा आईएसआई की। बड़ा मसला आईएसआई का, ब्रिगेडियर साहब भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पल्ले से पैसे तो नहीं लगा रहे इस सारे काम के, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। तो उसके ऊपर अदालत में एक बड़ा कहका लगा। फिर शाहीन सबाई साहब ने बताया कि वो पिछले 10 साल से पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन उन पर वॉशिंग मशीन चोरी का केस बना दिया गया पाकिस्तान में। जज को समझ नहीं आई। जज ने पूछा क्या बात कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जी जज साहब, मुझ पर वॉशिंग मशीन चोरी का केस बनाया गया है, मैं 10 साल से कभी पाकिस्तान नहीं गया। आदिल राजा ने बताया कि मुझ पर डेट्स का केस कर दिया गया है। तो जज साहब ने पूछा डेट्स मतलब? जज को लगा किसी खातून के साथ डेट का या कुछ और, तो उनको समझ नहीं आई। उन्होंने कहा खाने वाली डेट्स, खजूरें, मुझ पर उसका मुकदमा किया गया। तो अदालत में फिर कहके लगे। अब इस केस का अगर तो आदिल राजा के खिलाफ फैसला होता है तो आदिल राजा को 50,000 पाउंड का जुर्माना हो सकता है, साथ ब्रिगेडियर राशिद नसीर मजीद 3.5 लाख पाउंड मांग सकते हैं जो उनका अदालती खर्चा, क्योंकि उन्होंने बहुत महंगा वकील कर रखा है। तो तकरीबन 4 लाख पाउंड का खर्चा उनके गले पड़ सकता है आदिल राजा के। उसके ऊपर जज फैसला कर सकता है कि कितना जुर्माना करना है। तो ये वर्स्ट सिनारियो केस है आदिल राजा के लिए। गुड सिनारियो केस ये है कि आदिल राजा ये केस जीत जाएं और फिर ये सारा जुर्माना और इससे भी शायद ज़्यादा जुर्माना ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के ऊपर पड़ सकता है। मेरी जिन लोगों से बात हुई जो इस केस से वाकिफ़ हैं वो कहते हैं कि लग ये रहा है कि केस का फैसला कहीं दरमियान में होगा। मतलब अदालत कहेगी आप अपने अखराजात बेयर करें, आप अपने करें और आइंदा एक दूसरे को डिफेम ना करें।
अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब अपना खर्चा अदा करेंगे जो 3.5 लाख उन्होंने दिए हैं, और आदिल राजा अपना खर्चा अदा करेंगे। अभी ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि इस केस का फैसला क्या होगा, क्योंकि जाहिर है आदिल राजा भी कोई जर्नलिस्ट तो थे नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बाद में वीलॉग और बहुत सारी चीज़ें की। तो जर्नलिस्टों की तो पूरी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से स्टेटमेंट देनी है और उसमें से कैसे बचना है, कितनी देनी है, कितनी स्टेटमेंट, कहाँ नाम नहीं लेना, कहाँ लेना है तो उसके साथ क्या साबका लाह का इस्तेमाल करना है, रिपोर्टेडली कहना है, मेरे ओपिनियन में कहना है, क्या कहना है। तो वो मेरा ख्याल उस टाइम सीधा ही बहुत कुछ बोल गए। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो हो सकता है टेक्निकली उन्हें सज़ा मिल जाए जिसका उन्हें पैसों वाइज नुकसान हो। लेकिन जो दूसरा फायदा उनको हुआ वो ये हुआ, और राशिद नसीर साहब को जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि 4 दिन तक मुसलसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बारे में लंदन की एक अदालत के अंदर डिस्कशन हुई। ये जिसने भी उनको मशवरा दिया था बहुत गलत मशवरा दिया था, क्योंकि जिन वकला से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि अगर आदिल राजा के खिलाफ भी फैसला आ जाए और अगर उनके पास वाकई बहुत सारे पैसे ना हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हालात में, मैं ये नहीं कहता ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आदिल राजा बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे, कह दें मेरे पास पैसे नहीं है। अगर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दें तो उनसे 1 टका भी नहीं लिया जा सकेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? शायद 2 दिन की खबरें आएंगी मीडिया में कि आदिल राजा को हरा दिया, आदिल राजा का मौकफ गलत था, अदालती फैसला हो गया, लेकिन वो पब्लिक एट लार्ज तो बाय नहीं करेगी। जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, जो मैं आपको आगे दिखा सकता हूं, आज भी जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिसने भी ये मशवरा दिया था कि ये केस किया जाए, बहुत ही अहमकाना मशवरा था, क्योंकि 4 दिन तक अदालत के अंदर मुसलसल वही बातें हुई जो आदिल राजा करना चाहते थे, और बहुत सारे लोगों ने अदालत में बैठ के कहके लगाए और उन बातों को सुना। भरपूर तरीके से अरशद शरीफ का केस हो, रजीम चेंज हो, या पाकिस्तान के अंदर होने वाले मजालम हो, उनको भरपूर तरीके से वहाँ डिस्कस किया गया। तो मुझे समझ नहीं आई ये किसने उनको मशवरा दिया है और किसके मशवरे पर उन्होंने इतना बड़ा ये फैसला किया है, और उनको जिसमें मेरे ख्याल में तो कुछ हासिल इसमें से ख़ास होने वाला नहीं है। तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की हैं आपके सामने रखने की। आगे चलते हैं। अगली खबर हमने आपके सामने एक खबर रखी थी कि $100 मिलियन एक शख्सियत के बेटे ने, बड़ी ही वैसे वो शख्सियत बुरी है, उन्होंने अमेरिका में भी एक स्टेटमेंट दे के आपका दिल दुखाया था। अब वो कब दुखाया था, कौन सी स्टेटमेंट दी थी? बेशर्मी की स्टेटमेंट दी थी उन्होंने अमेरिका में। वो कब दी थी, अब दी थी, पहले कभी दी थी, ये मैं नहीं कह सकता, ये आपने खुद समझना है। तो बड़ी ही बेशर्म किस्म की वो शख्सियत है। उनके साहबजादे साहब जो हैं उन्होंने ये मामला किया है, और उनके साहबजादे ने ये जो $100 मिलियन का घाटा डाला है, रिपोर्टेडली दोबारा कहूँगा, ये गालिबन दुबई से भी बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर ये काम डाला है। कहा यह जा रहा है कि अब वो दुबई नहीं जा सकते। रिपोर्टेडली कह सकता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, ये बताया है कि दुबई में ये पैसा इकट्ठा करके, और कुछ पाकिस्तानियों से जाहिर है, $100 मिलियन का घाटा, ये $100 मिलियन इन्वेस्टेड नहीं थे, $100 मिलियन का सिर्फ घाटा पड़ा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिनमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। अब जब हमने क्रिप्टो करेंसी को देखा है तो पता चला है कि तमाम के तमाम एसेट्स जो हैं क्रिप्टो करेंसी के, जितने भी कॉइन है वो ऊपर गए। मैंने खुद 2017 में क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मैंने और मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर तूर हैं जो इनको